नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया के इतर असदुद्दीन ओवैसी और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे कद्दावर नेताओं के द्वारा वक्फ संशोधन बिल 2025 के विरोध के लिए बीजेपी के घटक दलों पर गुस्सा जाहिर करना तर्कसंगत है। इसका हासिल कुछ होगा भी या नहीं, या फिर इन बयानों में तर्क की कमी झलक रही है और ये नाराजगी बीजेपी से ज्यादा उसके सहयोगियों पर निकालना किसी कमजोर रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। ये समझने के लिए दोस्तों उम्मीद है आप वीडियो को आखिरी तक देखेंगे और अगर बात समझ आए तो उम्मीद है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी सरकार द्वारा लाए जा रहे इस बिल के विरोध में तर्क संगत बात रखने के बजाय क्यों इस संशोधन बिल का विरोध करने वाले लोग बीजेपी की जगह उसके घटक दलों के नेताओं को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल 2025 बीती रात को लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पारित हो चुका है। इस बीच सोशल मीडिया पर लोग इस बात पर जोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर बीजेपी के घटक दल के लोग अपना हाथ पीछे खींच लेते तो शायद ये बिल पास होने से रह जाता। खास तौर पर लोग नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आदि का नाम लेकर उनसे कह रहे हैं कि अगर ये लोग वक्फ संशोधन बिल के विरोध में वोट कर देते तो मुस्लिमों का रास्ता आसान हो जाता। एक सभा में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इन घटक दल के नेताओं की करनी हमारी कौम आजीवन याद रखेगी। और वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने तो राज्यसभा में इन घटक दल के नेताओं का नाम लेकर अपनी भावनात्मक अपील और शिकायत रखी। और ये चर्चा दोस्तों इससे पहले सोशल मीडिया पर भी आग की तरह फैल रही थी कि घटक दल चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जैसे लोग अगर बीजेपी का साथ नहीं देते तो ये बिल पारित नहीं हो पाता। खैर दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में ये लोग विरोध कर देते तो वक्फ संशोधन पास होने से रह जाता। आप देखें तो 543 सांसदों की लोकसभा में बीजेपी के पास खुद के सिर्फ 240 सांसद हैं, जबकि किसी बिल को पास कराने के लिए सरकार को 272 सांसदों का समर्थन चाहिए होता है। ऐसे में बीजेपी जेडीयू और टीडीपी के सांसदों के साथ अन्य घटक दलों को साथ लेकर ही 272 की संख्या बल को पार कर पा रही है। ठीक इसी तरह राज्यसभा में भी 236 सांसदों में 119 की आवश्यकता होती है, जबकि घटक दलों के साथ 6 सरकारी नॉमिनेटेड मेंबर्स को साथ लेकर ही बीजेपी इस संख्या को बीट कर पा रही है। ऐसे में ये गणितीय संख्या तो इस बात को स्पष्ट करती है कि घटक दल अगर खिलाफ में वोट कर दे तो ये बिल पास होने से रह जाता। लेकिन इसके बाद जो सबसे अहम सवाल उठता है वो ये कि ये लोग ऐसा करेंगे क्यों? फिर घटक दल का मतलब ही क्या रह जाता है? ये घटक दल बीजेपी के समर्थन में अगर ना ही होते तो बीजेपी की सरकार ही क्यों बनती, मोदी पीएम ही क्यों बनते? और अगर घटक दलों के सहयोग से ही पूरी की पूरी सरकार ही बनी है तो ये उम्मीद लगाना कि कल को कोई बिल आएगा और ये घटक दल विपक्ष के समर्थन में वोट कर देंगे, ये तो सरासर या तो मूर्खता है या फिर अपने समर्थकों की महफिल लूटने का एक तंत्र है। हालांकि ये बात तो सच है कि घटक दल चाहे तो ये बिल पास होने से रहे, लेकिन वो ये चाहेगा क्यों? सबसे अहम सवाल ये है। मैं समझता हूं कि ये सवाल का जवाब दोस्तों अगर आप अपने मन में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये उम्मीद ही रखना या तो मूर्खता है या फिर अपने समर्थकों को मूर्ख बनाने का, उनके साथ मजबूती से खड़े होने के बहाना करने का सबसे आसान रास्ता है। बीजेपी के बजाय कमजोर घटक दलों पर अपनी खींच निकाल लो। बिल का विरोध करना है तो तर्क के साथ बीजेपी के सांसदों से सवाल करना जरूरी है। संसद में तर्कों के साथ चर्चा करना जरूरी है। घटक दलों को कोसने से कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय अपने समर्थकों के तालियों की। नमस्कार।